अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है आप लोगों का? लास्ट फ्यू डेज नहीं, आपसे नहीं पूछा था, मुझसे नहीं पूछा आपने? नहीं, आपका तो मुझे पता है ना, आपका मुझे पता है, आप बिल्कुल ठीक है। ये आपके लिए पैगाम है कि जस्ट ट्राई टू बी नाइस विद पीपल अराउंड यू। नो, अभी ये साल का आखिरी अयाम का पैगाम है। He is sitting next to me every single day। आप लोग देख रहे हैं ना, विटनेस है, तो हमें पता है कि ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आप लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ ना, मैं क्या कर सकती हूँ। एंड ऑल्सो बिकॉज इट्स ओनली अ फ्यू डेज लेफ्ट टू द एंड ऑफ द ईयर, तो इसीलिए मेरा पैगाम है, जस्ट ट्राई टू बी नाइस विद पीपल अराउंड यू। He's not going to leave it, is he? आगे चलते हैं, ये बाद में हम बात कर लेंगे। आपसे मैंने बात करनी थी, लेकिन मेरा ख्याल है we'll just leave it. In the meantime, people who are getting together are people in Australia, क्योंकि माशाल्लाह हमारी टीम तो वहाँ पहुंची हुई है। आपको अच्छा, मैंने कहा आप कह रही हैं जो शादियां हो रही हैं आजकल, people are getting together। हाँ, that too। मतलब कि इतनी शादी माशाल्लाह, हर साल हमें ये लगता है। माशाल्लाह। तो ये एंड ऑफ ईयर क्रंच है, जिफ कि वो लगता है कि वो जो मैं पिछले हफ्ते कह रही थी ना कि अगर कुछ रह गया इस साल करना था जो नहीं किया, ये वो, तो अभी भी 10 दिन है, तो वो 10 दिनों में लगता है कि लोगों ने शादियां शुरू कर दी हैं। सो मैनी वेडिंग्स टेकिंग प्लेस। और बल्कि अब्दुल्ला भी मुझे बताते थे कल आपने कि 2 शादियां अटेंड की हैं, एक दिन में 2 शादियां भी अटेंड हो रही हैं। लेकिन बात जो मैं कर रही थी ना अब्दुल्ला, वो ऑस्ट्रेलिया में हमारी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाड़ी और हमारे जो लड़के हैं और हमारा जो स्टाफ है वो घुल मिल गया। बिल्कुल, आपने वैसे सही इसलिए किया क्योंकि आपको पता है ये कल क्रिसमस थी एंड आवर टीम हैपेंस टू बी इन ऑस्ट्रेलिया। आज बाय द वे मैच जो दूसरा टेस्ट है मेलबर्न में वो शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बताएंगे ना, पहले ये विजुअल्स देखते हैं। मैं स्कोर बताने लग गया था, लेकिन चलें वो बाद में बताएं। द विजुअल्स हमारा जो पाकिस्तानी टीम का स्टाफ है वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और उनकी फैमिलीज, और पर्टिकुलरली ईद तो आपको पता है बच्चों की होती है ज्यादातर, बिल्कुल, सो वहाँ भी ऐसा ही है। बच्चों में कैंडीज बांट रहा है, ये कैंडीज बांटी, चॉकलेट्स, गिफ्ट। बल्कि हमारे कैप्टन जो है शान मसूद, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन कप्तान पीट कमिंस को क्रिसमस का तोहफा दिया। जी, पैट कमिंस को क्रिसमस का तोहफा क्या दिया? हाँ, गिफ्ट दिया ना। और बड़ी सी बास्केट भी है, आप ये देखें, तो उसमें खाने पीने की भी चीजें होंगी। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि बच्चों को तो कैंडीज वगैरह मिली, लेकिन एक अदरवाइज गिफ्ट एक्सचेंज भी हुआ। आई एम श्योर ये लोग यहाँ से भी कुछ ना कुछ लेके जाते होंगे व्हेन एवरीथिंग इज प्लान्ड अहेड। सो यू एक्सचेंज गिफ्ट्स, कुछ हमारी चीज़ें हैं जो फॉरेनर्स को बहुत पसंद आती हैं। हमारे तो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बहुत पसंद है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये जा रहे होंगे तो ये तो पता ही है ना कि बीच में क्रिसमस भी आनी है, तो उसकी तैयारी तो की ही पूरी तैयारी तो होती ही है। एंड इट्स एंड यू नो सीइंग उस्मान ख्वाजा इन द फुटेज, उनसे जुड़ा भी एक बड़ा ही अहम मामला है जो सोचते हैं, फिर साथ ही बता देते हैं आपको कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं उस्मान ख्वाजा, ये बल्ले पर फाख्ता का निशान लगाने की दरखास्त करते हैं आईसीसी से, और साइन ऑफ पीस होता है और आईसीसी मुस्तरद कर देता है, और इस पर वो आईसीसी से सख्त नाराज हैं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने दीगर ममालिक के खिलाड़ियों के बल्ले के निशान सोशल मीडिया पर जारी, बिल्कुल मैं कहता हूँ घर तक पहुंचा के आ रहे हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने पॉइंट आउट किया, जैसे कि वेस्ट इंडीज के निकोलस पोरन के बैट पर क्रॉस का स्टिकर है, फिर लिवशॉ के बल्ले पर बाइबल का पैगाम, और फिर साउथ अफ्रीका के जो हैं कैशू महाराज, उनके बल्ले पर हिंदू मजहब का निशान एक दर्ज है। यानी बाकी सब कुछ कर लें, दैट्स ओके। ये ले जी, सामने आ गए, तो सब कुछ कर लें। उस्मान ख्वाजा का कहना है कि उनका पैगाम सियासी या इवन मजहबी भी नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए है कि तमाम जानें बराबर है। इतनी सी बात इन लोगों को समझ नहीं आ रही मुझे कि ये क्यों खुलकर सामने आ गया है। इन दिस डे एंड एज अगर आप दुनिया का बायस देखें ना, तो दिल चाहता है दुनिया छोड़ के चले जाओ, कि इस यहाँ तक हम पहुंचे, अभी तक इस बात को समझ नहीं सके, अभी तक तफरीक, अभी तक लड़ाइयाँ, अभी तक इसको हम क्या कहेंगे? ये उस दुनिया की तरफ से आ रहा है जो अपने आप को बड़ी तरक्की याफ्ता और इंसानियत पसंद कहती है, और कहते हैं जी हमारी यहाँ तो जानवरों के भी हकूक़ हैं, लेकिन इंसानों की अगर जाने जा रही हैं दुनिया के किसी खित्ते में, और अगर कोई ये सिर्फ पैगाम देना चाहता है, बड़ा सटल सा, कुछ कह भी नहीं रहा कि भाई अमन कायम किया जाए, बेसिकली हम आईसीसी को ये सवालात का बाइस बन रहा है बड़े बड़े इदारों के लिए और ममालिक के लिए, और हम भी ये जो सवाल उठा रहे हैं, दिस इज फॉर आईसीसी, कि किधर गई आपकी इंसानियत, किधर गई? मतलब व्हाट इज क्रिकेट? यू नो, अगर गेम ऑफ क्रिकेट ही देखें तो इट इज सपोज टू ब्रिंग नेशंस टुगेदर, इट इज सपोज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर,
और अब आप जरा देखें कि किस अच्छा, माइकल होल्डिंग भी इस मामले पर सामने आए हैं, वो भी बरस पड़े। कहा कि आईसीसी ने एक बार फिर मुनाफिकत और इखलाकी गिरावट का मुजाहरा किया है और अमन के निशानात का मसला है। तो खिलाड़ियों ने पता नहीं पहले भी कई कुछ लिखा है। ब्लैक लाइव्स मैटर के निशान लगाए गए हैं, स्टैंप्स पर LGBTQ के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी तबरेज़ शम्सी ने भी आईसीसी पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम लगाया है और एक पैगाम में कहा है कि आईसीसी बताएगी कि उस्मान ख्वाजा ने क्या गलत किया है एक्चुअली। और इससे कबल खुद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान जो हैं पैट कमिंस, उन्होंने भी उस्मान ख्वाजा की हिमायत की थी और कहा था कि गज़ा में इंसानी बहरान पर तवज्जो दिलाने की उस्मान ख्वाजा की कोशिश जारहाना नहीं थी। फिर ये फील होना स्टार्ट हो जाता है कि ये गज़ा वाले मामले पे ही सारों को तकलीफ है। अदरवाइज आप ब्लैक लाइव्स मैटर कर लें, आपने किसी भी कॉज को उठाना है उसके बारे में आप बात कर लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब बहुत ही दुनिया सेंसिटिव हो चुकी है, इतना कोई डीप डिवाइड हो चुका है कि जो चीज़ें पहले अलाउड थी अब हम आपको नहीं करने देंगे। It's very clear that way कि क्या हो रहा है। Every lives matter except for the people who are dying every day in Palestine and Gaza, or who happens to be Muslims, majority of them. So. अच्छा, साथ ही अब ये बातें हो क्यों रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि सेकंड टेस्ट जो है वो शुरू हो गया है। पहला पर्थ में था जो कि हम अच्छा जी, अभी हम आपको, और क्या स्कोर है भाई? स्कोर है 114, 2 खिलाड़ी आउट हैं और पाकिस्तान ने टॉस जीता था, फील्डिंग का फैसला किया। अच्छा। अभी मैच बारिश के बाइस रुका हुआ है। सो या हम चाय का वक्फा भी होगा, उसमें कुकीज एंड कॉफी चलेगी आई बिलीव। क्यों, मेन्यू पड़ा था? नहीं, वैसे जो चाय का वक्फा होता है इसमें एक्चुअली चाय एंड सैंडविचेस एंड इंग्लिश टी होती है कि नहीं होती? उसके बाद फिर ना थोड़ा सा सिएस्टा भी चाहिए, कुछ घंटे के लिए सोना। हाँ, थोड़ा सा कैलूला, समझ रही हैं? अच्छा जी, चलें, ये तो हमने आपको स्कोर भी बता दिया है 114-4-2 और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। ये इसको बाय द वे बॉक्सिंग डे जी बिल्कुल, द नेक्स्ट डे टू द क्रिसमस डे इज नोन एज द बॉक्सिंग डे और उसी का टेस्ट मैच कहलाता है। और मेलबर्न में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर, जिस तरह हमने आपको बताया है, कि बॉलिंग का फैसला किया है और पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 3 तब्दीलियां की गई हैं। सरफराज अहमद की जगह मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद आउट, मोहम्मद रिजवान इन। फहीम अशरफ की जगह मीर हमजा शामिल हैं, तो ये भी आप बेशक लिख लें, मीर हमजा आ गए हैं। और जबकि इंजर्ड खुर्रम शहजाद की जगह हसन अली को शामिल किया गया है। एक विकेट जो इनमें से 2 में से एक विकेट हसन अली ने ली है और आगा सलमान ने कैच पकड़ा है और दूसरी विकेट ली है आगा सलमान ने, बाबर आजम ने कैच पकड़ा है। वर्किंग आउट। सरफराज अहमद को ड्रॉप करने पर बाज़ हलकों की जानिब से आपको याद ही होगा तनकीद हो रही है और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने सरफराज अहमद के बारे में क्या कहा था, पहले वो सुनो। उन्होंने कह दिया था कि एक मैच नहीं परफॉर्म करेंगे तो निकाल देंगे, नहीं सुनते, सुन लो ना। अनफॉर्चुनेटली सरफराज का ये वाला मैच इतना अच्छा नहीं रहा एज ए सीनियर प्लेयर या जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि शायद एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम किसी दूसरे के मुतालिक सोचना शुरू कर दें। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सीज़न के परफॉर्मर थे, जब हमने उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की तो उन्होंने बहुत ही स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस दी। नहीं कहा था, आप इंतजार में थे कि ये कह दिया होगा, लेकिन नहीं कहा। लेकिन हमने ये कह दिया था, लगा तो यही था। टीम जब सिलेक्ट हुई थी, जब खेलने जा रहे थे, सबने ये कह दिया था कि आप देख लीजिएगा अगर खुदा न खास्ता सरफराज का एक मैच भी बुरा तो गया, ये इसको नहीं खिलाएंगे अगले मैच में। ओवर बेसिकली यही हो रहा था। अच्छा जी, मगर टेस्ट कप्तान जो हैं शान मसूद, वो समझते हैं कि रिजवान को लाना हिकमत अमली का हिस्सा है। मेलबर्न विकेट पर रिजवान अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, तो रिजवान ओके फाइन। और इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में मोहम्मद रिजवान का बैटिंग रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा रहा है। वर्ड ड्रॉप है वो इधर काफ़ी एक हार्श वर्ड होता है। हमने भी जिस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि हमने टैक्टिकली कोशिश की है कि जो इन कंडीशंस में जो बेस्ट पॉसिबल टीम हो पाकिस्तान की, हम उसको खिलाएं। रिजवान का रिकॉर्ड देखते हुए इन कंडीशंस में वो ज़्यादा रीसेंट था। हमने ये सोचा कि इस वक्त एक बेहतर चीज़ होगी कि टैक्टिकली हम रिजवान को इंक्लूड करें और सैफ़ी भाई को थोड़ा रेस्ट दें। और हम तनकीद को नहीं देखते, हम इसको ऑनेस्टली अपने अंदर अपने आप को रखते हुए देखते हैं कि हमारी क्या मिस्टेक थी। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। टीम अपनी गलतियों और कमज़ोरियों से ही सीखती है। सर्टनली उम्मीद की जानी चाहिए, उम्मीद कर रही हैं
प्लीज करें। उम्मीद हाँ, आपको कह रहा हूँ कि उम्मीद करें कि पाकिस्तान टीम जो गलतियां पर्थ में कर चुकी है मेलबर्न में उसे नहीं दोहराया जाएगा। ओके, सो इसी उम्मीद पे हम और लोगों से भी उम्मीद करवाते हैं, जैसे कि दिन का आगाज करेंगे, जैसे कि यहया हुसैनी साहब हमारे साथ मौजूद और हैं सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद हैं। सो यहया, आप भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो गलतियां हमने पहले की हैं वो हम इस टेस्ट मैच में नहीं दोहराएंगे? माशाल्लाह आप और हुमा कॉन्फिडेंट हैं अब्दुल्ला और आप नहीं है यहया। देखिए, हम साल का इख्तिताम है ना, तो हम जरा पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहते हैं। हाँ, तो आज पॉजिटिव नोट पर ही स्टार्ट हुआ है अब्दुल्ला। वैसे जी बिल्कुल, वैसे मैच तो वाकई अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ। वो अगर तीसरे ओवर में अब्दुल्ला कैच कर लेते तो जो शान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला था वो बिल्कुल अच्छा हो जाता। और आज बहुत अच्छे रिदम में हमारे सारे बॉलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो कदरे बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आज हमने ना तो वार्नर को खेलने दिया ना ख्वाजा को खेलने दिया और हर बॉलर जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया में खेलने की एकमत अमली होनी चाहिए कि आपने ऑस्ट्रेलिया को बांध के रखना है। रनिंग बिटवीन द विकेट ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी आपको लग रही है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो आप तब्दीलियों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने थोड़ी देर पहले हफीज को दिखाया, फिर शान को दिखाया। देखिए, इस टीम का सबसे बड़ा मसला जो है ना, बहुत ज्यादा बातें करना है और पहली मर्तबा शिद्दत को हिद्दत को महसूस किया है मोहम्मद हफीज ने, शान मसूद ने। और फिर शान मसूद को ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि यार ये थोड़ा सा आप हार्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं सरफराज के बारे में। भाई आपने ड्रॉप कर दिया तो बोलो ना आपने ड्रॉप कर दिया, आप क्या इधर उधर की बातें कर रहे हो? उसका क्या, मैं सोच रहा हूँ उसका क्या मुतबादिल हो सकता है हमारे पास उस लफ्ज का। मतलब एक तो आपने बंदे को ड्रॉप कर दिया, अब आप कह रहे हैं ये लफ्ज ना इस्तेमाल करें। बट ये बड़ी नेचुरल बात है, किसी को रखना है, किसी को ड्रॉप करना है। किसी नो हार्ड फीलिंग्स इस किस्म का ही होना चाहिए। फिर वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो अहमद शहजाद के बारे में वहाब रियाज से पूछा, अहमद शहजाद और शोएब मलिक के बारे में, वो कह रहे जी वो हमारे गेम प्लान का हिस्सा है। ओ भाई कौन सा गेम प्लान का हिस्सा है, आप बता देना। भाई उनकी जगह नहीं बन रही, नहीं रखा। आप कहते हैं कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को हम रिस्पेक्ट देंगे, तो भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 692 रन करके आए, आपने 2 इनिंग पे उनकी किस्मत का फैसला कर दिया, आपने उनको ड्रॉप कर दिया। रिजवान को आप लेकर आ गए, खिलाते हो तो आप पहले ही खिला देते रिजवान को। अब हमारे सिकंदर बख्श साहब मौजूद है, नाराज हो जाते हैं इनको कुछ कहो तो वो कह रहे हैं कि जी 2019 में 4 साल पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहां पर 142 या 141 रन स्कोर किए थे रिजवान ने। ओ भाई एक इनिंग में उन्होंने 91 या 93 रन स्कोर किए थे, बाकी इनिंग में उन्होंने कुछ नहीं किया था। और ये आपकी परफॉर्मेंस है। फिर आपने जो है वो जहाज में चढ़ा दिया नवाज को, 1 साल से वो क्रिकेट ही नहीं खेले 4 दिन की, आपने उनको बुला लिया। तो आप किधर जा रहे हैं मोहम्मद हफीज साहब, क्या आपकी सिमत है वहाब रियाज साहब, पता ही नहीं चल रहा, क्या कुछ रहे कर कुछ रहे नहीं। समत का तो तयन नहीं हो पा रहा बहुत अरसे से और पता नहीं बड़ी हैफाजत तरह से मामला चलाए जा रहे हैं। से कुछ चलें, इट्स अ गुड स्टार्ट टू द डे 1 और 2 विकेटें हम ले चुके हैं 114 पे। अभी ज़रा बारिश की वजह से मामला रुका हुआ है, बट अदरवाइज ये कह देना कि भाई ड्रॉप का वर्ड बड़ा हार्श है, और क्या कहें इसका। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो, ड्रॉप करने का मकसद है ड्रॉप कर दिया। रेस्ट कर रहे हैं तो यानी कि क्या वो होटल में बैठ के रेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। या रेस्ट कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से करता है ना, आपने उन्हें नहीं खिलाया तो उसका मतलब है आपने उन्हें नहीं खिलाया। होटल में उनको दिखाना चाहिए कि होटल के कमरे में वो बैठे रेस्ट कर रहे हैं, मतलब बेचारे को मतलब ड्रॉप कर दिया आपने, ड्रॉप कर दिया यार, अब क्या रेस्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अब या कह रहे थे कि मैं नाराज हूँ, मैं बिल्कुल नाराज हूँ। 2 लड़कों ने पिछले जो टूर था, एक तो बाबर ने 210 रन किए थे, मैंने कहीं लिख के रखा था, वो मुझे पेपर नहीं मिल रहा, और सेकंड हाईएस्ट स्कोर रिजवान का था। इस बेसिस पे मैंने कहा कि रिजवान ने वहां पे 177 रन या 172 रन किए, तो जब आपने सेकंड बेस्ट आपका स्कोरर था, ठीक है 191 किए होंगे, बाकी रन तो किए थे उसने। इस बेस पे मैं कह रहा था, और कहते हैं ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, दोनों को साथ खिलाते तो फिर मजा आता, देखते कि फिर क्या होता। आपने एक को तो बचा के रखा, एक को अंदर डाल दिया। खैर एनीवे, ये भी खत्म हो गया। अभी ये बात हो रही थी कि हमने आज बहुत अच्छी बॉलिंग की। आई एम सॉरी टू से, या तो किसी ने मैच नहीं देखा बैठ के सुबह से, पूरे लंच टाइम तक हमने इतनी गंदी बॉलिंग की है कि इसकी इंतहा नहीं है। एक कैच जरूर छूटा तीसरे ओवर के अंदर, अगर वो कैच पकड़ा जाता वाकई रिदम बदल जाता। अदरवाइज हमने नए बॉल को इतना जाया किया है, इतना जाया किया कि इंतहा हो गई। कमेंटेटर्स को आप सुन लेते, वो भी यही कह रहे थे, भाई एक जगह गेंद करो, क्या कर रहे हो आप। फिर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, जो उमर गुल साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा पैगाम मैं जरूर ट्वीट करूंगा, उनको भेजूंगा कि भाई पहले नए बॉल पे बाउंसर्स क्यों नहीं करते। आपका वार्नर जो है 1 गज
एक गज बाहर खड़े होकर खेल रहा था, एक गज। वो बार बार दिखा रहे थे कि ख्वाजा अंदर खड़ा हुआ था क्रीज के, वो बाहर। एक बाउंसर आप लोगों ने नहीं किया, एक बाउंसर, एक भी नहीं किया। 2 घंटे के अंदर एक बाउंसर नहीं किया। कमेंटेटर ने भी उसका जिक्र किया। हमने पहला जो सेशन था लंच तक का बिल्कुल जाया किया है, नए गेंद को जाया किया। हाँ, कैच एक छूटा है, बाकी इधर उधर से निकल गए। आपको पता है 12 बाइज हुए, 12 बाइज, उसमें से तीनों के 12 बाइज हैं, उनमें 4 चौके हैं जो कि डाउन द लेग साइड है। यानी कि एक बाउंसर करके उसने सर के ऊपर से फेंक दिया, 2 डाउन द लेग साइड गेंद करा दी। हमने बिल्कुल जाया किए पहला जो सेशन है। अगर ऑस्ट्रेलियन इतना खराब खेल रहे थे, इतना खराब खेल रहे थे, अगर अच्छी बॉल हो जाती, इनके 4 से 5 आउट होने चाहिए थे। मामला बदल जाता। आपने तो बखियो धेड़ के रख दिए। हम तो थोड़े हम तो बड़े थोड़े से पूरी उम्मीद थे। आपने कहा कि सिकंदर साथ आपने अच्छा गेस भी मार लिया ना। हमको सा पिछले पूरी इनिंग हमने अभी तक जो है, हमारे लिए तो बहुत अर्ली है ना, तो हमने नहीं देखी। इन्होंने जो बॉलिंग अच्छी की है वो लंच के बाद आकर की है। जब गेंद पुराना हो गया तो रिवर्स हो रहा था, अंदर भी आ रहा था। मैं तो पहले बॉल से देख रहा हूँ मैच, बैठा यहाँ पर। तो पहला 2 घंटे इन्होंने जाया किए। मैं उमर गुल से सवाल कर रहा हूँ ना, इसीलिए। आपने ट्वीट भी करे ना, अभी उनका सवाल नहीं आप तक, आपका सवाल नहीं पहुंचेगा उन तक फिलहाल। मेरा सवाल ये है कि पूरी पाकिस्तान टीम को नया गेंद करना नहीं आता। मैं तो इस बात पे हैरान। हाँ, उसका रिदम एक थोड़ी देर के लिए आया था। अगर 100 गेंदें की हैं तो 25 गेंदें उन्होंने अच्छी की हैं, 75 गेंदें इन्होंने खराब की। लंच के बाद बहुत अच्छी गेंद। मगर याया आपकी शायद राय से मुख्तलिफ हैं। और दूसरी बात ये कि अभी वो याया ने पता नहीं मैच देखा है नहीं। अच्छा चले मुझे पूछने तो दें। याया ने अभी से कोई कह रहे थे कि भाई आप सरफराज को और रिजवान को इकट्ठे भी खिला सकते थे, एंड मे बी देयर वर अदर पीपल हु हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग वेल कंसिस्टेंटली लाइक इमाम एज वेल। उनकी जगह आप उनको बाहर करके बेसिकली व्हाई डिड द चॉइस हैव टू बी ओनली बिटवीन रिजवान एंड सरफराज? देखिए अब्दुल्ला और उमा, बात दरअसल ये, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। और सिकंदर बख्श साहब कह रहे थे पता नहीं मैच देखा नहीं देखा। बिल्कुल मैच देखा है मैंने, और मैं बिल्कुल अपनी इस बात पे अभी अड़ा हुआ हूँ कि भाई बहुत अच्छी बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, मीर हमजा ने, जिनको आज टीम में शामिल किया है, हसन अली ने बहुत अच्छा बॉल डाला है। और मैं तो कोशिश करता हूँ दलाइल से गुफ्तगू करूँ। आज ऑस्ट्रेलिया इस वक्त 2 की औसत से ऊपर बैटिंग कर रहा है। अगर आप अच्छी फास्ट बॉलिंग कहते हैं बाउंसर मारने को, तो सॉरी टू से मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। आज जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले 20 ओवर में बैटिंग की थी, उनका स्कोर था 56 रन। इट मींस कि वो 2 की एवरेज से भी बैटिंग नहीं कर रहे थे। हाँ, जो सबसे अच्छी बात थी वो रनिंग बिटवीन द विकेट ऑस्ट्रेलिया की बहुत अच्छी थी। ये जो कुकूबरा का बॉल है, उसके बारे में कहते हैं कि जी आप पहले 15 ओवर अगर इसके ऊपर सर्वाइव कर जाए तो आप मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि जब आप ये बॉल स्टार्ट होता है तो उसकी सीम जो है उभरी भी होती है, और जैसे जैसे मैच चलता है उसकी सीम जो है वो अंदर आ जाती है। हम बहुत ज्यादा बात कर रहे थे शाहीन शाह अफरीदी की स्पीड के ऊपर, शाहीन शाह अफरीदी की लाइन और लेंथ के ऊपर। हो सकता है कि जो सिकंदर बख्श लाइन और लेंथ चाह रहे थे वो आपको लाइन और लेंथ नहीं दिखाई दी। उमर गुल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो भाई उमर गुल के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो 2 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान की बॉलिंग को ठीक कर देंगे। शॉन टेट जो है वो 1.5 साल रहे आपके सामने, आपकी बॉलिंग है। मैं उस तनाजुर में बात कर रहा था कि आज अच्छे शेप में हमारे बॉलर दिखाई दिए। अब आ जाते हैं हुमा के सवाल की तरफ। वाई, क्यों सरफराज और रिजवान साथ नहीं खेल सकते? भाई रिजवान और सरफराज इसीलिए साथ नहीं खेल सकते, हुमा और अब्दुल्ला के दोनों जेन्युइन विकेट कीपर हैं। 4 साल तक सरफराज को इंतजार करना पड़ा था, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि बहुत से लोगों को उनकी शक्ल अच्छी नहीं लगती थी। बहुत से लोगों ने कहा नहीं यार इसको निकालो टीम से। फिर रिजवान को आप लेकर आए, और रिजवान जो है वो नॉन स्टॉप 4 साल तक क्रिकेट खेले। आपको उनको इसीलिए टीम से बाहर निकालना पड़ा कि उन्होंने रन नहीं किए थे, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी। एज ए बैट्समैन वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। फिर 2022 के आखिर में और 2023 के शुरू में शाहिद आफरीदी जब चीफ सिलेक्टर थे, वो सरफराज को लेकर आए और सरफराज ने परफॉर्म करके उनका रास्ता बंद किया। अब आप पूछ रहे हैं कि जी रिजवान और सरफराज को क्यों नहीं खिला सकते? भाई कोई डॉन ब्रैडमैन थोड़ी है रिजवान के सरफराज के। आप एक बैट्समैन को कम करेंगे, आप सलमान अली आगा को खिला रहे हैं, तो वो एक स्पिनर का रोल प्ले कर रहे हैं। आज दोनों जो विकेटें गिरी हैं, दोनों विकेटें सलमान अली आगा का कंट्रीब्यूशन है। एक उन्होंने कैच लिया और एक उन्होंने विकेट हासिल की। बाबर आजम ने उनकी गेंद पर स्लिप पर कैच किया। आप बात कर रहे हैं कि जी बाबर और रिजवान क्यों नहीं खेल सकते? भाई यही मसला इस वक्त इंडिया की टीम में चल रहा है, जो आज सेंचुरियन में टेस्ट मैच शुरू करने जा रही है। उन्होंने KL राहुल को जो है आज विकेट कीपर अनाउंस किया है, और इंडिया में बहस ये चल रही है कि भाई वनडे क्रिकेट में T20 में तो KL राहुल विकेट कीपिंग कर सकते हैं, लेकिन 50 ओवर में आप उनसे विकेट कीपिंग करा रहे हैं
क्योंकि जो ईशान किशन है, जिन्होंने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, उन्होंने कहा भाई अगर आप मुझे नहीं खिला रहे ना तो फिर मुझे आप छोड़ दें। उन्होंने नाराज होकर जो है बोला मुझे आप जाने दें, मैं वापस जा रहा हूँ। तो ये मसला है, आप जेन्युइन विकेट कीपर के साथ जाते हैं। अगर ये इतने अच्छे होते, इतने अच्छे बैट्समैन होते, तो सरफराज 4 साल के बाद टीम में ही नहीं आते। सरफराज की टीम में वापसी नहीं होती। सरफराज की टीम में इसलिए वापसी हुई कि रिजवान बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे थे। मेरी बेस्ट विशेस है रिजवान के लिए कि वो रन्स करें। और एक बात जो वाज़ेह है कि एक आपको पूरा रन देना चाहिए था सरफराज को, क्योंकि 89 रन पर टीम आउट हुई है। मोहम्मद हफीज ने, शान मसूद ने पूरी नाकामी का टोकरा जो है वो सरफराज के सर पर रख दिया कि उनकी वजह से शायद टीम आ रही है। भाई वो जो सूरमा खेल रहे हैं, खुद कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, उसके अलावा सऊद शकील, उन्होंने क्या किया? जो आपने कहा कि जी 89 रन पर टीम आउट हुई है सरफराज की वजह से। और मैं तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा हूँ कि सरफराज जो है कल नाराज होकर उन्होंने प्रैक्टिस पहले खत्म कर दी थी और बिल्कुल भी वो खुश नहीं है। और ये तो होना ही है ना, 5 साल पहले वो टीम के कप्तान थे, मोहम्मद हफीज टीम में थे। 5 साल पहले जो है बाबर आजम टीम के कप्तान थे, मोहम्मद हफीज की टीम से छुट्टी हो गई थी, वाब रियाज की टीम से छुट्टी हो गई थी। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं जो इस वक्त नजर आ रही। हाँ, अच्छा, स्कोर्स तो पुराने हैं जो कि अपेरेंटली मुबैना तौर पर सेटल हो सकते हैं, लेकिन हफीज़ की प्रेसर हम अभी सुना रहे थे पुरानी, जिसमें उन्होंने कहा था कि नहीं वो देखें एक परफॉर्मेंस की बेसिस पे तो किसी का फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। सिकंदर, वुड यू एग्री विद ये सारी एक्सप्लेनेशन जो याह्या ने दी है? देखो ये बात तो है कि सरफराज को के साथ बहुत ज्यादती की थी उस वक्त, और ये शुरू जब हुआ था कि जब इंडिया से एक मैच था और हमारे एक बड़े कप्तान साहब ने ये कह दिया था कि जी पहले बैटिंग करो। शायद उसने बैटिंग नहीं की थी पहले, और जिसके वजह से जो है ना फौरन उनको, मैंने तो अपने प्रोग्राम में भी कहा था, मेरे पास क्लिप भी मौजूद है, और फिर भट्टी साहब ने उसको सेकंड किया था कि हाँ बड़े कप्तान साहब जो हैं उन्होंने बोला इसको हटाओ, वो बाबर को लेकर आओ। उस वक्त उसके साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई। वो जो याह्या लॉजिक पेश कर रहे हैं वो उसमें काफी खुद हकीकत हो सकती है कि सरफराज के होते हुए ये सारे लोग ड्रॉप हुए। मैं नहीं समझता कि इतने जल्दी जो है ना हफीज को, वहाब को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो ऑलरेडी इनके साथ खेल रहे थे। तो ये जो रंजिशें होती हैं दिल में रहती हैं। हाँ, ये ना कहें कि नहीं रहती, सारी जिंदगी रहती हैं कि इसने मुझे ड्रॉप किया था, अच्छा बच्चू तूने मुझे नहीं खिलाया था, ये अब तो मैं चीफ सेलेक्टर हूँ, अभी तो मैं टीम डायरेक्टर हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये होता है, और मैं तो 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, सिर्फ क्रिकेट ही खेली और कुछ नहीं किया। इन लड़कों की नफ्सियात से मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये सामने दोस्त होते, पीछे कुछ और करते हैं, तो ये इनको रखना ही नहीं चाहिए था। आप थोड़े से और सीनियर लोगों को रखते जिन्होंने क्रिकेट इनके साथ नहीं खेली होती, तो वो ज्यादा बेहतर होता। मगर एनीवे, अब बैड लक फॉर सरफराज। इसलिए मैं चाह रहा था, देखें वो पिच जो थी उसके ऊपर रिजवान भी खेल लेते, ये भी खेलते, किसी तरह उसको मैनेज करते तो फिर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड का पता चलता, दोनों एक साथ खेलते। अब उन्होंने खोल के रख दिया, मगर ये पिच इतनी मजेदार है कि यहाँ मजा आएगा बैटिंग करने का इन लड़कों का, आप फिक्र ना करें। और जो कमेंटेटर्स थे ना, उन्होंने आखिरी वक्त तक ये बात कही है, आखिरी लंच से सेकंड में पहले भी उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की बॉलिंग आज कंसिस्टेंट नहीं थी, पाकिस्तान ने एक जगह बॉल नहीं की, पाकिस्तान के बॉलर को बाउंसर इज नॉट अ गुड बॉल, बट बाउंसर इज अगर अभी क्रिकेट खेली हो ना किसी ने तो उसको पता हो कि बाउंसर इज द थ्रेटनिंग बॉल। जब आप बाउंस करते हैं किसी को तो उसको ये पता होता है कि लड़का पीछे गेंद करेगा तो वो फ्रंट फुट पे नहीं आता। ये टेक्निकल चीजें हैं, वही समझ सकता है जिसने क्रिकेट खेली। We got your point. Thank you, Siku. Thank you, Yahya as well. देखिए हम अपने have a good day. हम अपने शो पे try to avoid seeing each other when you come to office. No, don't say that. ना आपने तो पूरी वो क्रिकेट की एक जंग बना दी है, लेकिन there are different points of views. And कोई मतलब they all need to be showcased. But I need such kind of entertainment in the morning. एक ट्रिब्यूट जियो पाकिस्तान में हम पेश करना चाहते हैं खुशबू की शायरा परवीन शाकिर साहिबा को। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 में कराची में पैदा हुई। इनका पहला मजमुआ कलाम खुशबू शाया हुआ जो बेहद मकबूल हुआ। और कुछ सुनिए। वैसे लड़कियों की बात अब अच्छी नहीं है। क्या? ये बात अब अच्छी नहीं है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, ये बात बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाए की। दिस इज वेरी 1990s एंड द वर्ल्ड हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट एंड जहाँ भी जाए लौटा और आपके पास आए तो मेरा ख्याल है आपको कहीं और चले जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ रेड फ्लैग।
बहुत अब्दुल्ला अच्छी बात की है वैसे, लेकिन ट्रिब्यूट तो रह गया ना बीच हम में, फिर भी कंटिन्यू करते हैं, मेरा ख्याल है भी दे रहे थे। खैर कुछ और सुनते हैं, चले। हाँ, ये बात शायरी तक ही अच्छी लगती है वैसे। ओके, ऐसा भी होता है, क्या थॉट है मैं कहता हूँ, और ये तो अप्रूव करते ये हैं, बहुत जबरदस्त थॉट है कि यू नो टाइम ऑलमोस्ट हील्स एवरीथिंग। मुझे लगता है जो लोग कहते हैं ना वक्त से जख्म नहीं भरते, पर्टिकुलरली द यू नो द जख्म ऑफ लॉस्ट लव, ये तो भर ही जाता है, कहीं ना कहीं आपके निशान रहता है, लेकिन वो जख्म भर जाते हैं। और फिर देयर कम्स अ टाइम जब आप चेहरा देखते हैं और आपको नई नाम भी रिकॉल नहीं हो रहा होता कि ये एंड थैंक गॉड फॉर दैट, वरना वो ट्रॉमा देखें कि कितना आगे तक चले। ओके, नाउ लेट्स लिसन टू द वन दैट आई रियली लाइक, और ये होगी जुनैद जमशेद की आवाज में शाकिर की, परवीन शाकिर में मिक्स्ड फीलिंग है, मिक्स्ड फीलिंग, इमोशन। ये ज्यादातर लोगों का मतलब यस, खुशी दिल को खुशी के साथ साथ दर्द भी होता रहा मलाल भी। कितनी दफा जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं ना कि आप खुश तो होते हैं, लेकिन ये भी टाइम जरा ज्यादा बात समझ आती है, लेकिन यू नो अच्छा एक और हो जाए ना, अब हम भी अपने तबसरे करते रहेंगे। एक और तशरीह मेहदी हसन साहब की आवाज में, और उसके बाद हम ब्रेक भी ले रहे हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कर लें, क्योंकि द बेटर पार्ट तो नहीं, बिल्कुल एंड ऑफ द ईयर अगर देख लें, पिछले 2-3 महीने से हम यही सुन रहे हैं और इसमें कोई हमें एंड नज़र फिलहाल नहीं आ रहा। जदीद तरीन जंगी साजो सामान और हर किस्म के जहाज़ और मिसाइल रखने वाले इजराइल को निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ गोला बारूद बरसाते 2.5 माह हो गए हैं। कैन यू इमेजिन 2.5 months इजराइल ने जुल्म और बर्बरियत की हर हद पार करके देख ली। अस्पताल देखे, ना तालीमी इदारे, ना इबादत गाहें तबाही से बच सकी इजराइल, मगर अब भी सोचें जरा, अब भी सीज फायर पर आमादा नहीं है, सब खत्म कर दी है। वैसे आई वंडर कि किसी को शक क्या था, वो इस खित्ते से फलस्तीनियों को बाहर निकालना चाहते हैं, नहीं वो खत्म करना चाहते हैं, उनको सफाई हस्ती से मिटाना चाहते हैं। फलस्तीनियों के घर तोड़ डाले, लेकिन हौसले नहीं है तोड़ पाया। फलस्तीनी खवातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान आज भी जो जिंदा बच गए हैं इसराइल के खिलाफ डट कर खड़े हैं। जिस तरफ हालात जा रहे हैं, नजर ये आ रहा है कि जंग ताकत की नहीं, हौसले और हिम्मत की जंग है। और तो और इसराइली अखबार भी गजा की पट्टी में जारी झड़पों पर इसराइली फौजियों की हलाकत पर चीख उठे हैं। एक उबरानी रोजनामे ने गुज़श्ता हफ्ते को ब्लैक सनीचर कहकर पुकारा, जिसमें हमास के हाथों 13 इसराइली फौजी और अफसरान हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। यही नहीं, इसराइली अखबारात ने ज़मीनी झड़पों में हलाक होने वाले इसराइली अफसरान और फौजियों की तस्वीर भी शाया की। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि इसराइली फ़ौज को गजा में बदतरीन और मुश्किल तरीन हफ्ते का सामना रहा जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है। सीनियर डिप्लोमेट एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे इस मसले का फ्यूचर किस तरह जंगबंदी हो सकती है इस पर बात करते हैं। शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। 7 अक्टूबर से ये सिलसिला जो है ये चल रहा है, ना इसराइल जंगबंदी को राजी है, ना कत्लो गारत में कमी लाने पर, और रोज़ाना अगर हम देखें तो सैकड़ों फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े, यू नेम इट, एवरीबडी। तो आखिर इसराइल का मकसद क्या है? क्या बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से मिटा देना चाहते हैं इस पूरी कौम को? मुझे लगता है कि इसराइल इस दफ़ा चाहता है कि ग्रेटर इसराइल बना ले, जिसका मतलब ये है कि वो हालात और ज़िंदगी इतनी तंग करते फ़लस्तीनियों के लिए कि या वो मिस्र चले जाएं या वो जॉर्डन चले जाएं। तो ये उनका मकसद लग रहा है और उसके लिए वो इतना जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं और अमेरिका भी बाकायदा उनकी पूरी मदद कर रहा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड व्यू उनके खिलाफ हो रहा है। लेकिन बहरहाल मुझे लगता ये है कि उनका मकसद ये है कि हम ग्रेटर इसराइल किसी तरीके से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बना लें। अच्छा जॉय साहब, अब ये तासुर बनता जा रहा है कि इसराइल अपनी पूरी ताकत और दुनिया की ताकत बेहतरीन ममालिक की पुष्ट पनाही के बावजूद अपने अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहा। जैसे वो जंग कह रहा है, वो जंग जीत नहीं पा रहा है। तो क्या इसराइल को सपोर्ट करने वाले ममालिक के लिए ये फ़िक्र की बात होगी या वो उसी तरह अनकंडीशनल सपोर्ट जारी रखेंगे? अगर आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा में पहले 120 मुल्कों ने कहा कि सीज़ फायर किया जाए, फिर अब 153 मुल्कों ने कहा कि सीज़ फायर किया जाए। इन तमाम मगरबी मुल्कों में खुसूसन अमेरिका में अवामी रद्द अमल बहुत शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि इसराइल को ये जुल्म और बर्बरियत बंद करनी चाहिए। कहते हैं कि हर 6 घंटे बाद एक जिसे कहते हैं ना पता नहीं 1 घंटे में 6 बच्चे वो शहीद कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये सिलसिला बंद करना पड़ेगा इसराइल को। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि प्रेशर बढ़ रहा है उन पे।
लेकिन आपने जो पहले बात की है ना कि मकसद एक्चुअली क्या है, दैट मेक्स सेंस, क्योंकि इजराइल को भी अभी देखें छोटी छोटी झड़पें ओवर द ईयर्स होती रही, लेकिन अब लगता है ऑलमोस्ट ये लगता है कि ये मौका मिल गया है उनको कि वाई नॉट। और फिर वहाँ के जो लीडरशिप है इजराइल की, उनके भी इलेक्शंस राउंड द कॉर्नर हैं, तो उनको भी एक सक्सेसफुल जंग जो है वो डेफिनेटली दे माइट थिंक दैट इट विल, बिल्कुल इट विल गो इन देयर फेवर। लेकिन विद इन इजराइल भी बहुत सी यकीनन जो दिल और दिमाग लोग रखते हैं वो तो अब तक बीच में इजराइल में भी बैठे ये सोच ही रहे होंगे कि ये बस कब एजाज साहब और इंसानी जानों का ज़या ना हो। बिल्कुल इस पे दुनिया को क्या करना होगा, किस तरह रोकें? देखिए, ये जो उन पे आलमी दबाव बढ़ रहा है लोगों की तरफ से भी और मुल्कों की तरफ से, खुसूसन मगरबी ममालिक के अंदर यकीनन ये सोच बढ़ रही है कि ये किस किस्म की बर्बरियत है, ये किस किस्म का सेल्फ डिफेंस है जिसको इसराइल कहता है। और खुसूसन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दबाव में आ गई क्योंकि उन्हीं की मदद की वजह से तो ये सिलसिला चल रहा था। तो बाइडेन के तो अपने जो इलेक्शंस के लाले पड़ रहे हैं उसको, मुझे लगता है कि ये ज्यादा देर तक अब इसराइल उसको जारी नहीं रख सकता। खुसूसन अमेरिका की तरफ से भी अब ज्यादा मदद उसको मुझे आती नजर नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह ये खत्म होगा जी, ये जुल्म का सिलसिला ज्यादा देर नहीं चल सकता। शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब। शुक्रिया। आई एम सॉरी, लेकिन जब हम दोबारा से विजुअल्स देखते हैं और ये सोचते हैं कि मतलब लिटरली एक मौसम बदल गया है बीच में। अगर 2.5 महीने पहले ये बात शुरू हुई थी तो ये मौसम बदलते जा रहे हैं, साल हम अगले साल के अंदर जा रहे हैं और यहाँ देयर इज़ एब्सोल्युटली नो एंड नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि कुछ हफ्ते से हम बातें कर रहे हैं कि वो बमबारी इजराइल करते चले जा रहे हैं और लिटरली अब उनके बम जो हैं वो खंडरों पे ही गिरते हैं क्योंकि हर चीज़ तो वो तबाह कर ही चुके हैं। फिर हुमा जिंदगी पहले भी बहुत मुश्किल थी गजा में रहने वालों की, मुतादिद चीज़ें इजराइल ने वैसे बैन की हुई थी, मतलब लिटरली बेसिक खाने पीने की अशिया की हम बात कर रहे हैं। और अभी भी शदीद गज़ाई किल्लत का सामना है, लोग टूटी फूटी खंडरात में, स्कूलों में, कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, हाइजीन के इशूज़ पैदा हो रहे हैं, पानी की कमी का सामना है, एनर्जी के लिए डीजल नहीं है और अब तो मौसम बदल गया है, सर्दी का एक और आलम वहाँ हो चुका है। कहना जस्ट पॉइंट आउट, इनिशियली हम एक जो बात कर रहे थे, मतलब यहाँ जो हो रहा है उसको हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि ये सारा जो मामला है ये थम जाए, सीज फायर हो जाए। और ज़्यादातर हैव सीन सेंस एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एज वेल। और वहाँ उस्मान ख्वाजा हैं जो क्रिकेट के दौरान अपने जूते पे एक मैसेज लिखना चाह रहे हैं, कोई वो एक पब्लिक सर्विस करना चाह रहे हैं और आईसीसी उसको रोक रहा है, मतलब एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसको ये करने से रोक रही है। जरा आप इस पे गौर फरमाएं कि यहाँ you know from political leaders और generals and all that, आप कुछ expect करेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दीगर खिलाड़ियों के बल्लों की तस्वीरें हैं जिसमें उनके मज़ाहिब की नुमाइंदगी करते हुए निशानात भी हैं, वर्सेस भी हैं, पैगामात भी हैं। लेकिन उस्मान ख्वाजा who happens to be a Muslim as well, जो कि फ़लस्तीन के मसले पे दुनिया की तवज्जो डायरेक्टली भी नहीं लिटरली इनडायरेक्टली दिलाना चाहते हैं। मैं आपको बताऊंगी ये जो फैसले कर रहे हैं ना सारे, ये इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत शर्मिंदा होंगे। They will have to reflect on their decisions कि उन्होंने कैसे किया और कैसे होने दिया, इंक्लूडिंग लिटिल थिंग्स लाइक आईसीसी ने मना कर दिया उनको, एंड बिगर पॉलिसी मैटर्स जो कि इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहे हैं। अल्लाह करे कि दुनिया वो वक्त देखे जब जिस तरह वो हॉलोकास्ट जैसा हौलनाक वाक़या हुआ था ना, इस दौर को भी आने वाले दौर में उसी तरह याद रखा जाए कि ये भी हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, सॉरी को शर्मिंदगी, देखिए इतनी चीजें बीच में याद आ जाती हैं। आई वुड लाइक टू सी कि फीफा में फॉर इंस्टेंस की दुनिया देखती है ना, उसका कोई प्लेयर अगर ऐसा कोई मैसेजिंग डालने चाहता है तो उसको रोकते हैं कि नहीं रोकते। आई वुड लव टू सी दैट। सियासी बात कोई नहीं की हमने, आज जो घंटा गुजर गया और सियासी बात कोई नहीं की, तो ये खुशी की बात होती है। नहीं, अभी खुशी की इसलिए नहीं होती बिकॉज वी नीड टू बी मोर इन्फॉर्म्ड। इलेक्शंस आर जस्ट राउंड द कॉर्नर नाउ और हमें जितनी इन्फॉर्मेशन मिले उतना बेहतर होगा हमें हमारे लिए फैसले करना। पीपल्स पार्टी इस हुकूमत में लगातार 15 साल से हुक्मरान चली आ रही है। कराची में पार्टी क़यादत के मरकज़ी दफातर मौजूद हैं, पार्टी क़यादत की रिहाइश गाहें हैं इस शहर में हैं। कराची का एक इलाका लियारी तो पीपल्स पार्टी से गैर मशरूत और तारीखी तौर पर वाबस्ता समझा जाता है। भुट्टो ख़ानदान के कई अफराद इसी इलाके लियारी से इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ है।
और बिलावल हो, जरदारी या आसिफा, भुट्टो फैमिली के किसी फर्द ने कराची से इलेक्शन लड़ना पसंद नहीं किया। हालांकि बल्दियाती इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने कराची में निचली सतह पर भी सियासी पोजीशन जो है कुछ बेहतर की है और कराची का मेयर भी एक जियाला है, तो इससे अब और मजीद क्या हो सकता है? क्या मिलेगा? बिल्कुल, इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने भुट्टो खानदान के किसी फर्द को कराची से टिकट देना मुनासिब नहीं समझा और पार्टी का ये फैसला हैरान कुन भी है और दिलचस्प भी है। और ये वही शहर है पीपल्स पार्टी के रहनुमा यहाँ रिकॉर्ड तरक्याती कामों के दावे भी करते रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमिटेड है सिंध का कैपिटल के साथ, सिंध के कैपिटल के अवाम के साथ, कि हम आपका नुमाइंदे बनेंगे और हम आपके मसाइल के हल निकालेंगे। जिम्मेदारी किसकी भी हो, जिम्मेदारी वफाक का हो सकता है, KMC का हो सकता है, हम बंदोबस्त करेंगे, मेहनत करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे और इस शहर के अवाम के मसाइल हल करेंगे। कराची को पाकिस्तानी मईशत का हब कहा जाता है। मईशत ही इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, मगर आप देखिए कि मईशत को बेहतर बनाने के नारे लगाने वाली मुस्लिम लीग नून और PTI जैसी जमातों का कोई बड़ा चेहरा मिनी पाकिस्तान कहलाने वाले इस शहर से इलेक्शन लड़ने के लिए रेडी नहीं है। 2018 में बिलावल, शहबाज शरीफ और बानी PTI ने कराची से इलेक्शन लड़ा था। इनफैक्ट लिटरली शहबाज शरीफ ने तो बस जीतते जीतते रह ही गए थे वो। हाँ, that's very true। अच्छा, बात करते हैं और इसी पे बड़े सवाल उठ रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चन तो रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। फैसल साहब, पीपल्स पार्टी का मरकजी दफ्तर कराची, चेयरमैन की रिहाइश कराची, लियारी रिवायती गढ़, बेनज़ीर का पसंदीदा हल्का, मेयर भी अपना 15 साल सूबाई हुकूमत भी रही और अब यहाँ से मरकजी क़यादत इलेक्शन ही नहीं लड़ रही, तो ये सवाल तो फिर बनता है, तो क्या अंदाज़ा हो गया है कि शहर जो है वो शायद थोड़ा सा नाखुश है? हाँ, नाराज है आप लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कहें कि जी अगर हम कराची से इलेक्शन नहीं लड़ रहे और हम मीन्स की अगर लीडरशिप इलेक्शन नहीं लड़ रही तो आप समझिए कि ये जो है वो शहर नाराज है। कुछ इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली दफ़ा कराची का मेयर बनाया, हैदराबाद का मेयर बनाया और इंशाल्लाह इस दफ़ा कराची शहर एक बेहतरीन रिजल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 फरवरी को कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतह होगी। अच्छा, कराची के लिए सुना जा रहा था कि आसिफा भुट्टो साहिबा इलेक्शन लड़ सकती हैं, काफ़ी खबरें गर्म थीं, लेकिन क्या हुआ फिर? किसी मखसूस नशिस्त तक पर तो नामजद अपेरेंटली अभी तक उन्हें नहीं किया गया। अभी उनके सियासत में बाज़ाब्ता इलेक्टोरल सियासत में आने का, पार्लिमानी सियासत में आने का फैसला मौखर है या सियासत में उस तरह दिलचस्पी नहीं है उनकी? देखिए, आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा को जो है वो पॉलिटिक्स से बहुत दिलचस्पी है और वो हमेशा पार्टी के चेयरमैन और पार्टी की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ही जो है वो जो भी उनको टास्क दिया जाए उस पर वो काम करती हैं। इस पे ये नहीं है कि पहले भी खबरों में आ रहा था कि कोई शायद आसिफा भुट्टो साहिबा को जो MP की सीट दी जा रही है, कभी कह रहे हैं MNA की सीट दी जा रही है। अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया कि उनको कौन सी सीट पर लड़ाया जाएगा। जब भी पार्टी फैसला करेगी और उनको पार्लियामेंट में आना होगा तो कोई भी सीट उनके लिए खाली हो सकती है और उनको इलेक्शन लड़ा के हम पार्लियामेंट में ला सकते हैं। लेकिन जब भी पार्टी फैसला करेगी, उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी पार्टी के चेयरमैन का और पार्टी का फैसला होगा मैं उसी पर अमल दरामद करूँगी और जब भी पार्टी को समझेगी तो उनको पार्लियामेंट में हम ले आएंगे। चलिए, ये सब कुछ तो हो गया, अब आगे का बताएं कि जब सीटें खाली होती हैं अल्टीमेटली 2-3 कंसेक्टिव सीटों से, तो उसमें आसिफा साहिबा दोबारा एज एन जनरल इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होता है उन सीटों पे। बहरहाल अब कागजात नामजदगी जो है वो सारी जमा हो चुकी हैं, अहम मरहला मुकम्मल हुआ है, शक्लें जो हैं वो वाज़ेह हो गई हैं कि कौन कहाँ से लड़ेगा और इसके साथ साथ बलूचिस्तान, KP, पंजाब से बड़े लोग पार्टी में शामिल भी होते जा रहे हैं, हमने वो देखा है। तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत दूर हो गई अब फाइनली? आप अगर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान से जो लोग शमूलियत से हमें लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत दूर हुई है तो बिल्कुल दूर नहीं हुई। इस वजह से नहीं थी कि बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लेवल प्लेइंग के हवाले से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन ने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था और हमने यही कहा था कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसकी यकीन दहानी कर रही थी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे।
जो अभी तक दूर नहीं हुए। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। सिर्फ हमारे नहीं, बाकी जमातों के भी अगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जा सके। अगर इस दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हुए, किसी लाडले को, किसी सेलेक्टर को चुना, तो पाकिस्तान की आवाम उसको कबूल नहीं करेगी और आप देखेंगे कि वो पार्लियामेंट जो है और वो हुकूमत साल डेढ़ भी नहीं चलेगी। लिहाजा पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें कि उन्होंने किस जमात को हक़ हुक्मरानी देनी है। फैसल करीम कुंडी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग विद अस। लेकिन बात यह है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत तो चल ही रही हैं आपकी तरफ से, लेकिन परफेक्ट सिनारियो शायद किसी को कभी भी ना मिले। मतलब क्योंकि वो एक चीज़ होती है जो आपके लिए परहैप्स परफेक्ट होगा, वो किसी और के लिए नहीं होगा, किसी और के लिए होगा तो तीसरे के लिए नहीं होगा। सो एक समझौता ही बनेगा जहाँ सारे एग्री करेंगे कि ओके दिस इज़ एज गुड एज इट गेट्स। लेकिन वो परफेक्शन जो चाहते हैं कि आइडियल, और फिर उस परफेक्शन की एंडिंग में आपको जीतना भी होता है, तो वो और हारने वाले को नताइज तस्लीम भी करने होते हैं। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। नॉट गोइंग टू हैपन। तो जो है उसको बेहतर किया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए, ताकि फिर आवाम भी उसको एक्सेप्ट करे और चूज करे किसको वोट करना है, किसको नहीं। पीटीआई के लेकिन कंसर्न्स जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के वो सीरियस है। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन अपने तमाम कानूनी तकाजे तेज़ी से निपटा रहा है। मुख्तलिफ जमातें, कॉर्नर मीटिंग्स, इंतखाबी जलसों का माहौल गरमाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी काफ़ी पहले से इन एक्शन है, मगर तहरीक इंसाफ का मामला मुख्तलिफ है। उनके सामने इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट बल्ले का निशान वापस लेना है। इंटर पार्टी इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे ना करने पर इलेक्शन कमीशन ने PTI से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया। तफसीली फैसला आने पर तहरीक इंसाफ आज ये मामला अदालत में लेकर जाने का ऐलान कर चुकी है। मशावरत हमारी कंप्लीट आलमोस्ट हो चुकी है। सिर्फ हमें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर नहीं मिला, सर्टिफाइड कापी जो ही मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि 2 दिन बीच में छुट्टियां हैं। वो छुट्टियों की वजह से कि सैटरडे कल संडे है और मंडे को पब्लिक हॉलीडे है, वो क्रिसमस की या कायद की बर्थडे की, उसकी छुट्टी होने की वजह से शायद नहीं कर सकेंगे अदलिया अप्लीकेशन फाइल करने में। ट्यूसडे सवेरे इंशाल्लाह हमारी पिटीशन फाइल हो चुकी होगी। अच्छा जी, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत कर रही है और ये भी कहा गया है कि उनके लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए, मगर जो एदाद शुमार आए हैं वो ऐसे दावों की बज़ाहिर नफ़ी कर रहे हैं। और अब ऐसा तासुर मिल रहा है कि इस मामले में भी शायद PTI ने रिवायती, कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि शायद इन्होंने रिवायती प्रोपेगेंडा जो है उससे काम लिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी जमा कराने वालों में सबसे आगे है। ये भी हकीकत है, तो अब किस तरह क्या माना जाए जब नंबर्स हमें कुछ और बता रहे हैं, जैसे कि PTI ने 859 डायरेक्ट सीटों के लिए 2434 कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और इस नंबर के साथ वो है सरे फहरिस्त पहले नंबर पर। तो अब एक जगह ये कहना ये एक मौक़िफ़ है कि अगर इतने ही ना हो रहे होते और इतने ही वापस लिए जा रहे होते तो मुल्क में कैसे सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसके लोगों ने जमा कराए हैं। क्विकली फॉलोड बाय पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिनके 2134 2134 उम्मीदवारों के साथ दूसरे नंबर पे वो है। पीपल्स पार्टी जो है वो है जी 1691 उम्मीदवारों के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि 1479 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा कराने वाली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का चौथा नंबर है, सो वो भी पीछे नहीं है। Let's see कि इस दफ़ा कितनी सीटें निकालती है तहरीक लब्बैक भी, because that can also be one important factor। पेशावर हाई कोर्ट से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी हैं दानियाल अजीज, उनसे मालूम करते हैं। अच्छा दानियाल, PTI अब अदालत में आपको पता ही है फैसला कर चुकी है, तफसीली फैसला आने के बाद कि बल्ले का निशान वापस मिले, वक्त भी कम है, मुकाबला भी सख्त है, क्या है आज की कार्रवाई में, क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए जी, आज इम्कान है कि बैरिस्टर गौहर समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला है वो आए और पेशावर हाई कोर्ट में अपना रिट जो है दायर करे। जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया उसको कलअदम करार देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टीम है वकला का वो एक्टिव है। उन्होंने पहले हफ्ते के रोज़ पर रिट पिटीशन दायर करनी थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो सर्टिफाइड ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का जब वो आएगा तो उसके बाद हम पेशावर हाई
कोर्ट, ये भी एक उनमें अबहम रहा कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट चले जाए या पेशावर हाई कोर्ट, और बाद में ये फैसला आया कि हम पेशावर हाई कोर्ट ही जाएंगे और आज इम्कान है कि रिट पिटीशन जो है पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दे। अब तक कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इस वक्त मैं पेशावर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, तो कुछ वकला आए हैं जिस तरह मौज़म भट्ट की अगर हम बात करें PTI के मरकज़ी तर्जुमान और ILF के भी जनरल सेक्रेटरी है वो भी यहाँ पर है, सर दीगर जो मकामी ILF के अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। और इस तरह 11 साढ़े 11 बजे तक इम्कान है कि बैरिस्टर गौहर जो साबिक चेयरमैन PTI है और उसके साथ दीगर जो लीगल टीम है वो भी यहाँ पर आए और रिट पिटीशन जो है दायर करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल। लेट्स सी क्या होता है। 11 साढ़े 11 बजे ये सारा मामला बाज़ाब्ता शुरू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। एक ट्रिब्यूट हो जाए क्योंकि ये ट्रिब्यूट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज उर्दू और पंजाबी फिल्म और गज़ल के एक बड़े और मुनफरिद नाम मुनीर न्याजी को हमसे बिछड़े 17 साल बीत गए। और बाय द वे कहा यह जाता है, कहते हैं कि शायरी में एहतजाज की आवाज़ जब भी बुलंद होगी मुनीर न्याजी सरे फहरिस्त होंगे। नहीं, चलिए मुनीर न्याजी साहब को हम याद कर रहे हैं और एक और कलाम जो इन्हीं की आवाज़ में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इन पाकिस्तान इज़ नॉट हेल्पिंग आवर कॉज एट ऑल, क्योंकि लिटरली पहले दूसरे जो स्लॉट्स हैं ना कि वर्स्ट एयर क्वालिटी इन द वर्ल्ड वो हमारे ही हिस्से में आ रही है। और लड़ाइयाँ चल रही हैं लाहौर और कराची की, कभी लाहौर आगे कभी कराची आगे। तो अब बिरयानी और पुलाव वाली हुई लड़ाई पुरानी, अब है एयर क्वालिटी इंडेक्स की लड़ाई। तो लिहाजा सुबह जब हम आए थे ना तो नंबर 1 पे कराची था और फिर लाहौर आता था। फिर लाहौर ने सोचा मैं कैसे पीछे रहूं। हाँ, तो फिर इस वक्त एज वी स्पीक लाहौर नंबर 1 पे है, नंबर 3 पे कराची है, नंबर 2 पे फिर दिल्ली आ जाता है। आपको पता है ना माशाल्लाह पड़ोसी जो है वो हर चीज में नहीं मारते हुए नेबर भी और पड़ोसी जो है वो हर चीज में मुकाबला करते हैं। ये मुकाबला तो खैर उन लोगों को जीत जाना चाहिए बेशक इफ दे वांट, लेकिन एज वी स्पीक इट इज फॉगी, इट इज स्मॉगी। थोड़ी देर पहले के शॉट्स हैं लाहौर के और अतराफ के। मोटरवे भी मुतादिद मकामात पे बाय द वे बंद थी। स्मॉग है, फॉग है, सब कुछ ये मिक्स मलगोबा सा बना हुआ है विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो ये एंड ऑफ ईयर ये होता है फॉर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स। हम खुद यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हर साल बता रहे हैं आपको कि ये मज़ीद बुरी होती जा रही है चीज़, इट्स नॉट गेटिंग एनी बेटर। और लेकिन ये बात सारे रीजन की है, खत्ते की। एवरीबडी नीड्स टू गेट टुगेदर टू कम अप विद अ पॉलिसी कि चीज़ें ज़रा बेहतर हो, एयर क्वालिटी हमारी बेहतर हो। आगे चलते हैं। खैर दुनिया डीजल पेट्रोल को खुदा हाफिज कह रही है, मतलब दुनिया ऐसी ऐसी पॉलिसियां बना रही है, ऐसी ऐसी सड़कें बना रही है अब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खुद ही ऑटो रिचार्ज कर देती है। ठीक है, लेन्स अलहदा मुख्तस की जाती हैं ईवीज के लिए ताकि लोग इनकरेज हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए, क्योंकि वो किसी भी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचेंगे एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक। लेकिन हम दुनिया की बात कर रहे हैं, हम अपनी नहीं कर रहे। इलेक्ट्रिक साइकिलों मोटरसाइकिलों पे जा रही है। हमारे यहाँ बाबा आदम ही निराला है। हमारे पॉलिसी मेकर्स और कारसाज कंपनियां कुछ नया करने का सोचती तक नहीं है या फिर पाकिस्तान को इस काबिल नहीं समझती कि ये मुल्क भी दुनिया के साथ चल सके। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ईंधन की सालाना खपत 2 करोड़ टन के करीब है, जिसमें पेट्रोल डीजल की मजमूई खपत 1 करोड़ 50 लाख टन है। 75% ईंधन सिर्फ ट्रांसपोर्ट में खर्च होता है। यही इसी बात पे मैं ला रही थी। हमारे अभी इस वक्त आप स्क्रीन देखें और ये गाड़ियां देखें, ये थोड़े से शॉट्स हैं इस्लामाबाद कराची टाइप जगहों पे। अब आप ज़रा इसको ओवरऑल इमेजिन करें, ये बैक टू बैक स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, ये सारी गाड़ियां पेट्रोल पे चल रही हैं। तो आप जरा देखें ये ईंधन किस लेवल का इधर। उसके बाद फिर हम अपने एनवायरमेंट की बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिटनेस टेस्ट इनका होता नहीं है, क्वालिटी हमारी ऑयल की इतनी बुरी है होते हैं कि वो फजा। फिर देख लेना हमारे साथ क्या हो रहा है। एक डॉलर बचाने की हमें ज़रूरत है, वहाँ हम अरबों डॉलर का ईंधन जो है वो ज़ाहिर है उड़ा रहे हैं, दरामद पे इसकी डॉलर। ऊपर से आलूदगी और स्मॉग का भी हमने आपको हाल बता दिया। तो कैसे इस मामले को हल किया जाए या हम बतदरीज भी कैसे पढ़ें। लिटरली अब एक नॉर्मल आदमी हाइब्रिड गाड़ी खरीदना चाहे तो वो भी अफोर्ड नहीं हो पाती। ईवीज तो वैसे ही फिर महंगी होती हैं। सो हमारा क्या फ्यूचर है। हम अगर जिंदा रहना चाहते हैं ना, हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स का आपने हाल देख लिया, तो हमें अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी पड़ेंगी। और ये अभी अगर खांसी जुकाम हो रहे हैं तो आप सोच लें कुछ सालों में बात बड़ी सीरियस हो जाएगी। तब तक हम इतना इनहेल कर चुके होंगे ये सब कुछ। हमें ज़रा टू अंडरस्टैंड के हाउ थिंग्स कैन चेंज परहैप्स हमें ज्वाइन किया है ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट काशिफ रियाज ने। हमारे साथ हैं काशिफ रियाज। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं, दुनिया का फ्यूचर है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रेजेंट भी हैं बहुत जगहों पे और फ्यूचर भी हैं, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान में भी
ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं? यहाँ तो ऑब्वियसली आपको पता है ना कि बिजली भी तेल से ही बनती है, तो हम कैसे आगे सोचें कि हम दुनिया के साथ ज़रा बदल सकें? जी, पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल जो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी फ्यूचर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो पूरी दुनिया में जो फ्यूचर है इलेक्ट्रिक का, तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई और फ्यूचर हो? तो इसको आपने अच्छी तरह से समझना है कि पाकिस्तान की जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसका 100% फ्यूचर इलेक्ट्रिक है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो आइस, जिसको इंटरनल कंबस्टन इंजन्स कहते हैं, पेट्रोल और डीजल इंजन्स, ये बनाना बंद कर रही हैं 2030 में। यूरोप में भी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि जी अब ये गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल वाली नहीं बनेंगी। तो हर सूरत में दुनिया में जो दो बड़े मुल्क हैं, चाइना और अमेरिका, ये इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, और आज से नहीं जा रहे, ये पिछले 10-12 साल से ये काम हो रहा है। और मिलियंस ऑफ व्हीकल्स, अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो चाइना की बड़ी कंपनियाँ, अमेरिका की टेस्ला, चाइना की BYD और इसके अलावा बड़ी कंपनियाँ, ये मिलियंस ऑफ व्हीकल्स बना चुकी हैं बिजली की। पाकिस्तान के आसपास अगर आप देखें तो उसमें से आपका हमसाया मुल्क इंडिया, आपका टर्की, सऊदी अरेबिया, चाइना, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब कन्वर्ट हो रहे हैं और इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूल बिल है इंपोर्ट का, ये $12 बिलियन है। तो $12 बिलियन का आप पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है कि आप बिजली की गाड़ी की तरफ जाएं। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, आवाम का, एक कॉमन मैन का फ़ायदा होगा। सर, फ़ायदा तो होगा। अब मान लिया कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें आ जानी चाहिए, तो क्यों नहीं आ रही हैं? अब क्या रुकावट है सारे मामले में? कारसाज कंपनियां नहीं है, इतनी महंगी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हमारी पॉलिसीज इस मामले को सपोर्ट नहीं करती हैं। हाउ कैन द होल सिस्टम हेल्प टू मेक इट ईजी फॉर द कंज्यूमर? अच्छा, रुकावट का लफ्ज़ गलत होगा। आप समझिए कि 2016 से पॉलिसीज़ मौजूद हैं। 2016 से ऑटोमोटिव पॉलिसी आई, 2021 तक गई, 21 की आई और अब अगली 26 तक की बनी हुई है। तो आप सोचें कि आज 2016 को हो गए तकरीबन 7 साल। 7 साल से एक पॉलिसी मौजूद है और अभी तक एक भी इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनाने नहीं आई। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स हैं जो हमने लेने होंगे। दुनिया में जब हम चेक करते हैं तो थाईलैंड जैसा मुल्क इंतहाई ज़्यादा इंसेंटिव्स देता है। वो हमारे मैन्युफैक्चरर को भी और गाड़ी ख़रीदने वाले को भी कैश में और डिस्काउंट्स में इंसेंटिव देते हैं। वो इनकरेज करते हैं कि आप फैक्ट्रियाँ लगाएं। पाकिस्तान में अभी तक हम इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए A-मैक्स की लिस्ट तक नहीं बना सके। A-मैक्स की लिस्ट होती है, गाड़ी के पूरे पुर्जों की एक लिस्ट होती है, उस पर ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता है। हमारी अभी तक वो लिस्ट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए नहीं बनी। आप सोचें कि गाड़ी बनाने में जब इलेक्ट्रिक गाड़ी, बैटरी इतनी महंगी होती है कि तकरीबन 50% कीमत गाड़ी में बैटरी की होती है। तो जो लोकलाइजेशन पाकिस्तान की पॉलिसी डिमांड कर रही है, उस पर हमें देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में आएँ। सो आपका ये कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से रुकावट नहीं है, पॉलिसी मौजूद है मगर इफ़ेक्टिव नहीं है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी तरह बैंक की जो फाइनेंसिंग है, हमने जो कंज्यूमर के लिए गाड़ी सस्ती करने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा और हमें इनकरेज करना पड़ेगा कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ख़रीदें और बनाएं, ताकि फ्यूचर में जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ तो उसमें आम आदमी को भला हो और उसमें आम आदमी को पेट्रोल बचता है। ह्यूज पेट्रोल की सेविंग होती है, 1/3 तक उसकी बचत हो जाती है। जितना आपको 100 किलोमीटर एक छोटी गाड़ी चलाने में पेट्रोल खर्च होता है, उसमें आप एक गाड़ी पे महाना 40,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बचत है। 2016 से पॉलिसी मौजूद है, काश साहब बता रहे हैं, कोई तो एक नहीं आया हमारे मुल्क में ये प्लांट लगाने के लिए, क्योंकि हमारी पॉलिसी सपोर्ट नहीं कर। हम अभी तक A-मैक्स लिस्ट नहीं बना सके। थाईलैंड जैसे मुल्क में लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं जाके। सोचें जरा, हमारे इर्द गिर्द खित्ते में ये हो रहा है और हम अपना पेट्रोल क्या बचाएंगे? हम तो प्लेनेट बचाएंगे सबसे पहले। आगे तो आप ये देखें, कमिटमेंट करने में तो हम सबसे आगे होते हैं ना, उसके बाद उसको टू वॉक थ्रू इट वो नहीं होता। क्योंकि अगर हुकूमत इंडस्ट्री की बात मान ले तो वो ये होगा जो पहले होता रहा है। हमारे यहाँ कमिटमेंट पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या हो जाती है, लेकिन करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो इंपोर्ट की जाएंगी, लोकल असेंबली का सोचा भी नहीं जाएगा और फिर कंज्यूमर जो हैं उन पर बोझ पड़ेगा इस चीज़ का। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ क्यों जाएगा? फिर ऑब्वियसली जब इतनी महंगाई हो चुकी होगी हर चीज़ की, फॉलो अप नहीं हो रहा होगा, पीपल विल से कि चलो जो मिल रहा है वही ले लें।
कंज्यूमर क्यों आएगा? हुकूमत को चाहिए कि जब वो पॉलिसी को, जैसे मैंने कहा कि बहुत इम्प्रूव करके इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है, तो साथ साथ कमिटमेंट भी आप लोकल मैन्युफैक्चरर से लें। आप उनको बताएं कि ये जो आपको फ़ायदा दिया जा रहा है ये CKD के ऊपर, अगर आप गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पाकिस्तान में बनाएंगे तो ये इंसेंटिव्स होंगे। इम्पोर्ट पे जो आप इलेक्ट्रिक पे जो इस वक्त दे रहे हैं इंसेंटिव्स, वो अच्छे हैं मगर उससे वॉल्यूम्स आपके पास नहीं आएंगे। और जिस वक्त जो गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक आ रही हैं वो आम आदमी की कंजम्पशन के लिए नहीं है। आम आदमी को छोटी स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा। तो पहले तो आप कमिटमेंट जब लेते हैं, TLS साइन होते हैं, और जब उसके अंदर चाइना से और किसी भी दुनिया से, किसी भी मुल्क से जब आप इलेक्ट्रिक कंपनीज़ के साथ आप माहदे करते हैं, तो आप गवर्नमेंट के साथ, EDB के साथ बैठ के उस पॉलिसी के अंदर ये कमिटमेंट करें कि जब आप इलेक्ट्रिक बनाएंगे तो सबसे जो बड़ी अच्छी जो पॉजिटिव बात हो सकती है, आप उसमें एक्सपोर्ट लाइसेंस मिल जाएंगे। दुनिया में बहुत सारी इस वक्त जो कंट्रीज़ हैं वो EV गाड़ियों की उनमें डिमांड बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब जैसा मुल्क जिसने पेट्रोल पे सारा अपना फ्यूचर बनाया हुआ था, वो अब अमेरिकन कंपनियों के साथ और जर्मन कंपनियों के साथ मिलकर बिजली की गाड़ियां बना रहे हैं ताकि वो दुनिया को एक्सपोर्ट करे। तो पाकिस्तान को ऐसे एग्रीमेंट्स करने चाहिए जिसमें एक्सपोर्ट आपकी बढ़े। सो आपकी ये बात कि हम इंपोर्ट करेंगे और करोड़ों की गाड़ियाँ आएंगी, उसका जवाब ये है कि आप ऐसी कंपनियों के साथ पॉलिसी बनाएं जो एक्सपोर्ट आपको अलाउ करें। पाकिस्तान में ज़र मुबादला आएगा और दुनिया में आप गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो इसमें मेंटेनेंस भी नहीं होती। इस गाड़ी पे ना उसने इंजन ऑयल डालना है, ना उसने इसमें एयर फिल्टर डालना है, ना उसने इसमें फ्यूल फिल्टर डालना है। तो इसकी गाड़ी के अंदर इंजन भी नहीं है, ट्रांसमिशन भी नहीं है। तो सिर्फ इसको गाड़ी मेंटेन करने के लिए वर्कशॉप जो जानी पड़ती है, वो भी उसको बचत होगी। तो ये आम आदमी का भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है। आम आदमी को बतदरीज लिटरली स्मॉल इलेक्ट्रिक कार से हम शुरू करें अगर सफ़र। थैंक यू फॉर मेकिंग सेंस फॉर अस। अब पता है क्या, हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? मेरे ख्याल है मार्केट में कोई एक आधी दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मौजूद हैं, वो अनअफोर्डेबल हैं आम आदमी के लिए। इनफैक्ट अभी हम वाइल काशिफ साहब बात कर रहे थे, हम जरा याद कर रहे थे हमारी अपनी कॉन्वर्सेशन अ कपल ऑफ वीक्स बैक, जहां हम सारे जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो गाड़ियां ले रहे हैं, वो कमिटेड हैं कि ठीक है हमें इलेक्ट्रिक पे जाना चाहिए, व्हाई नॉट। लेकिन जब गाड़ियां लेने जाओ तो चॉइसेस दो, इतनी महंगी कि आपको पता है कि वो आपको लूट रहे हैं। दुनिया में इतनी महंगी वो गाड़ियां नहीं है इलेक्ट्रिक, जो चूंकि अवेलेबल ही वो है पाकिस्तान में, तो अगर आपको लेनी है तो आपको वही लेनी है। अब्दुल्ला, ये वही बात होगी, आपको पता है कि किस तरह हमारा डॉलर रुपी पैरिटी की वजह से जो हशर हुआ है, जिस तरह हमें ये नहीं कहा जाता कि बिजली जो है अब आप चीजों से हटें, बिजली से, और सोलर की बिजली बनाएं। कहा जा रहा है ना, कितना प्रमोट किया जा रहा है, क्या प्रमोट किया जा रहा है? सोलर पैनल्स तो और आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। का या तो एक जगह लफ्जी थ्योरेटिकल वे में आपको इनकरेज किया जाए कि गेट ऑन टू द न्यू एज, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, हम वहीं फंस रहे हैं, मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन जब करवाने जाओ तो हर चीज महंगी हो जाती है। बड़ी ये मुश्किल लगता है लोगों को कि हम अभी काशिफ साहब हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना के एक्सपोर्ट, जब हम जहाज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। F-17 थंडर की मैं बात कर रहा हूँ, केस इन पॉइंट, तो गाड़ियां भी कर सकते हैं। तो ये लैक ऑफ विल है, मतलब एक कमिटमेंट और एक कहना लफ्जी, उसमें सारी दुनिया की इस किस्म की जो चीज़ें हो, ट्रीटीज पे साइन कर दें आप कि हम अपनी हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, हमारी एनवायरनमेंट भी बेहतर होगी एंड सो मेनी अदर भाई हम और कौन सा मौका आएगा हुमा दुनिया में ये हमें इस तरफ जाने के लिए, और क्या मतलब मेरा ख्याल है कि अब कोई खत लिखना बाकी रह गया, ऊपर से कोई आएगा। अदरवाइज तो हमारे सामने हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो हम रोज की बुनियाद पे जो हवा में इनहेल कर रहे हैं और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही हम इनहेल कर रहे हैं। बस ये जो साथ साथ हम विजुअल्स दिखा रहे हैं ना इस वक्त, ये मुख्तलिफ, ये थोड़ी देर पहले के विजुअल्स हैं। अब ये सारी गाड़ियां, ये सारे रिक्शे, ये सारी मोटरसाइकिलें धुआं छोड़ रही हैं, मतलब कंजम्पशन कंट्रीब्यूटिंग टू द पोल्यूशन। एंड दे हैव टू, दे विल गो। उन्होंने तो कन्वेंस उनको कोई चाहिए, उन्होंने तो फ्रॉम A to B अपने कामों पे, स्कूलों पे, कॉलेजेस पे जाना ही है ना, तो कोई बेहतर चीज प्रोवाइड करो, वरना फिर यही चलता रहेगा अगले कोई पता नहीं कितने अरसे ऑल्सो। और जो दुनिया बड़ी क्विकली, मैं कहता हूँ जो अहम ओहदेदारान हैं वो तो वो जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर टाइप जो गाड़ियाँ होती हैं और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं, 4 व्हीलर जो ट्रक नहीं होता, इंटिमिडेट सा। जी जी बिल्कुल, हाँ वो डीजल पे होती हैं। मैं तो कहती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टोज में ये भी डालना चाहिए कि हाउ वी विल टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, हाउ विल वी कन्वर्ट आर पेट्रोल की हम बात कर रहे हैं टू इलेक्ट्रिक, ताकि हमारा मतलब जो हमारे डॉलर का मतलब कम अप विद आइडियाज कर रहे हैं। सो बाइक से शुरू कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक से शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर, छोटी गाड़ी से शुरू कर सकते हैं, शुरू करें। लेकिन
अच्छा जी, वैसे तो लाहौर क्या पहले कराची में सिलसिला चल रहा था, अब लाहौर में हर ख़ानदान नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार में मुब्तला हो रहा है। ये बातें हो रही हैं कि भाई ये कोरोना की नई किस्म है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में आजकल कोरोना के नए वेरिएंट JN1 की वजह से सैकड़ों अफराद बीमार, जबकि 4 अमवात की रिपोर्ट हुई हैं। आलमी इदारा सेहत ने JN1 को वेरिएंट ऑफ द इंटरेस्ट नज़र रखी जाए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। हुकूमत ने क्रिसमस और नए साल पर कोरोना से मुताल्लिक फेस मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की हैं। लाहौर में स्मॉग की वजह से पहले ही लोगों को सांस लेने में मुश्किलात पेश आ रही थीं। वबा की सूरत में फैलने वाली खुश्क खांसी, बुखार, थकावट ने तो बिल्कुल ही सब यही कह रहे हैं कोरोना। और मैं बताऊं लाहौर में क्या, कराची में जो पिछले माह अक्टूबर से जो मामला शुरू हुआ था पूरे नवंबर जारी रहा है। आई डोंट नो एनीबडी इन माय सर्कल जो उस बीमारी में ना मुब्तला हुआ और उसके बाद रिकवर बाय द वे ये तो चलो हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं कि इट वाज टेरिबल। हमें 2 दफा कोविड हुआ है, लेकिन ये जो वेरिएंट था ना, जो भी हुआ था कोविड था या नहीं था, ये कुछ लंबा ही चला, वो नहीं ठीक हो रहा था। वो ठीक नहीं है। दो उसमें बुखार ही नहीं उतरता था। 2 हफ्ते लोग बीमार रहे हैं, पूरा हफ्ता बुखार नहीं उतरता। बाय द वे वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान राइट नाउ एंड इंडिया आल्सो एग्जांपल्स दे रहे हैं, लेकिन यूएई में भी ये हो रहा है। मतलब जो लोग बीमार हो रहे हैं इसी चीज की वजह से, उनको भी हफ्तों लग रहे हैं टू गेट बेटर। सो एक एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कोविड का है या जो भी आपका डॉक्टर इरफान मलिक पुल्मोनोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं लाहौर में एक नई तरह का वायरस है जिसकी अलामात भी दीगर मौसमी बीमारियों से अलग हैं। सर क्या है ये वायरस? वायरल है या कोविड है? ये व्हाट इज दैट? JN1। देखिए, इसको हमें बिल्कुल ऐसे प्रज्यूम नहीं करना चाहिए कि देयर इज़ समथिंग न्यू, ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट हो गई है जो शायद पूरे ग्लोब में नहीं है। ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं ये समझता हूँ, बल्कि पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं वो इस बात पे सब जो हैं वो समझते हैं कि हम लोग ट्रिपल डेमिक से गुजर रहे हैं। ट्रिपल डेमिक का मतलब ये है कि इस वक्त हमारी कम्युनिटी में कुछ एलिमेंट कोविड का भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस क्योंकि हम उसके टेस्ट करवाते हैं उसका भी है, और फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं, इन तीनों वायरस का एलिमेंट है। बिकॉज इस वक्त हम विंटर से गुजर रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो वायरल इलनेस को बढ़ाने का बायस बनती हैं। तो हमारे जो केसेस हैं उनमें अब वायरल इलनेस इस वक्त ज़्यादा मौजूद है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर हम रीजन में ही देख लें, इंडिया में कमोबेश इन्हीं अलामात के साथ कोरोना का एक नया वेरिएंट जो है वो सामने आया है। हज़ारों अफराद इसमें मुब्तला हो चुके हैं। तो क्या यहाँ जो वायरस है वो इंडिया वाला नहीं है? हाँ, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, ओमिक्रॉन के बाद अल्फ़ा डेल्टा के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट आया और हम ग्लोबली अगले देखें तो इस वक्त ओमिक्रॉन का जो है एक सब वेरिएंट इस वक्त ग्लोबली है जिसको JN1 कहते हैं। और हो सकता है कि ये क्योंकि अब हमारे नेबरहुड में है, हमारे यहाँ भी हो, बिकॉज हम उसको टेस्ट नहीं कर रहे। लेकिन इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी अलामत थोड़ी सी मुख्तलिफ ज़रूर हैं, जैसे गले का ख़राब होना, खांसी का होना, जिस्म में दर्द का होना, और कुछ लोगों को पेट की अलामत भी होती हैं। लेकिन ये उतना विरुलेंट नहीं है, उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। इन्फेक्शस ज़रूर है, कंटेजियस ज़रूर है कि एक से दूसरे को लग जाता है, लेकिन उतना इन्फेक्शस नहीं है। और हाँ, बिल्कुल हम समझते हैं कि जो केसेस हम देख रहे हैं उनमें से कुछ केसेस में डेफिनेटली कोविड एक काज है हमारे केसेस में भी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वायरस से मुतासर अफराद की कितनी तादाद है? कोई अंदाज़ा है आपको जो अस्पतालों में आ रही है? क्या लोग बता रहे हैं? हाँ, इलाज क्या हो रहा है? हाँ, कंट्रोल में है सूरत हाल या ख़तरे की बात है? देखिए, केसेस तो सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात क्लियर कर दूं कि ये सिंपल हम कोविड को नहीं कह रहे। इसमें रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस का बड़ा मेन रोल है, जो कि पहले बच्चों में था, इस दफ़ा बड़ों में ज़्यादा है। जहाँ तक इलाज की बात है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सी पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड होगी, जो वैक्सीनेटेड नहीं भी थे उनमें कोविड की नेचुरल इम्यूनिटी बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन आ चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट हैं, या अगर कोई सीवियर टू क्रिटिकल फॉर्म के भी एक आध पेशेंट हमारे पास आए हैं, वो सिंपल रेमेडी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। जो हाई रिस्क ग्रुप है हमारा, जिसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई हैं, जिसमें वो बुज़ुर्ग हैं जिनको दिल का, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, सांस का मसला है, गुर्दों का मसला है, या वो क़ुव्वत मुदाफ़िअत कम करने वाली दवाई ले रहे हैं, तो ये हाई रिस्क ग्रुप प्लस बच्चे, ये हाई रिस्क ग्रुप जो है ये अपने आप ये ज़्यादा एहतियात करें। एहतियात क्या है कि गैदरिंग में कम से कम जाएँ, अगर ज़रूरी है तो मास्क पहने और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। देखिए, फ्लू वैक्सीनेशन इज़ नॉट वेरी कॉस्टली वैक्सीनेशन, वो अवेलेबल है। 60 साल से ऊपर है तो नमूनिया की वैक्सीनेशन भी हमारे पास अवेलेबल है, कोविड की तो एग्जिस्ट करती है। तो वैक्सीनेशन करवाएं, मास्क पहने, और गैदरिंग में हाई रिस्क ग्रुप जो स्पेसिफिकली है वो मास्क का इस्तेमाल करें।
अगर आपको ये सिम्टम महसूस होती हैं तो कोशिश करें कि घर में स्टे करें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और ज़्यादा रेस्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला नेचुरल रेमेडी से, जो हम नॉर्मल रेमेडी ले रहे हैं, उसी से बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान मलिक फॉर बीइंग विद अस। अजय, ये सारी बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं ना, ये सारी हम कहते रहते हैं। इसका तो ये नहीं है कि हम खुद बीमार नहीं होते, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा याद रखें कि बीमार होने से पहले अपने आप को, पता है ना ये चीज़ फैली हुई है, तो मास्क शास्क पहनना शुरू कर दें। मतलब वाई बी बीमार और फिर एकदम से सडनली सब कुछ स्टार्ट किया, तो तब तक तो आप बीमार हो चुके हैं। तो ये अब फैली हुई है चीज़। अब लोग जो ठीक हैं, उनके घर वाले बीमार हैं, दोस्त बीमार हैं, ये वो तो उनके पास, उनके साथ मिलने के वक्त अच्छा, एक मेरे पास अपडेट है क्विकली मेलबर्न से, जहां पे हमारा दूसरा टेस्ट, बॉक्सिंग डे टेस्ट का पहला दिन है। बारिश के बायस मैच मुतासर था और ताहाल है, धूप भी है, बारिश भी हो रही है, मुश्किल ही नज़र आ रहा है कि मैच कंटिन्यू आज के दिन। 114 पे 2 आउट थे जो हमने डिस्कशन का आगाज़ किया था। ऑल्दो कवर्स हटा दिए हैं, लेकिन फिर भी मैच रिज्यूम नहीं हुआ है, सो कंफ्यूज्ड सूरत हाल चल रही है। ये अपडेट थी। हाँ, कुछ सिचुएशनशिप है यहाँ पे। We'll see you tomorrow. Have a great day. Bye.